हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको सिर्फ शॉर्ट आंसर्स दे रहे हैं। क्वेश्चन जो है ना, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है इसके अंदर, तो आपको सिर्फ थिंकिंग करनी है और उसके बेस पर आंसर दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, द मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन। कहते हैं कि मीटर की डेफिनेशन दी गई है वो लाइट के स्पीड के हिसाब से दी गई है कि लाइट जो है ना, जैसे मैंने लिखा कि जो मीटर है उसको डिफाइन किया गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड्स। कहते हैं कि आपको मीटर की जो डेफिनेशन दी गई है ना, वो ये दी गई है कि लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है इतने सेकंड्स में, यानी कि 1 सेकंड कंप्लीट नहीं है, 1 सेकंड का इतना पार्ट है। ठीक है, 1 सेकंड 1 अपॉन ये सेकंड का कुछ पार्ट है। तो इन्होंने ये बताया गया, व्हाई डिड नॉट पीपल चूज सम इजियर नंबर सच एज 1 अपॉन। ठीक है, कहते हैं कि लोगों ने इसका एक इजियर नंबर क्यों नहीं लिया। इजियर क्या होता है कि इसको हम ऐसे ले लें। अब इसमें क्या था कि इससे इजियर नंबर कैसे लें। ठीक है, इजियर नंबर कैसे कि जैसे हमारे पास 29,97,92,458 है, ये नंबर काफी बड़ा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्यों ना हम इसको ये लिख दें। ठीक है, कि 30 करोड़ के आसपास है। अब 30 करोड़ के आसपास अभी होगा तो इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। अब उन्होंने बोला कि लाइट का जो डिस्टेंस ट्रेवल लिया गया है मीटर की डेफिनेशन में, उसको ऐसे क्यों लिया है। हमको ऐसा सिंपलर नंबर क्यों नहीं ले लेते, या फिर लास्ट में लिखा हुआ कि हम एक वाई नॉट 1 सेकंड की 1 सेकंड क्यों नहीं ले लेते। देखो हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कि वाई नॉट 1 सेकंड। अब एक चीज नोट करो इसमें, जैसे कि हमारे पास सपोज कर लो कि हमारे पास 1 सेकंड है। ठीक है, ये है 1 सेकंड। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन। ठीक है, लाइट जो है मीटर की जो डेफिनेशन है वो लाइट की फॉर्म में दी गई है। पहले क्या होता था, पहले एक स्टैंडर्ड बार थी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, उस बार की एक लेंथ थी 1 मीटर, उसको स्टैंडर्ड माना गया था। ठीक है, उसी के बेस पर सभी मेजरमेंट्स होती थी कि हाँ ये जो एक रॉड है इसकी 1 मीटर की लेंथ है। जिसने भी 1 मीटर की लेंथ को वेरीफाई करना हो वो इस रॉड के साथ मिलाकर देख लो। ठीक है, तो पहले ये एक स्टैंडर्ड था। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉड की लेंथ बढ़ सकती है। ठीक है, और रॉड की लेंथ जब बढ़ेगी उसके बाद स्ट्रिंक भी हो सकती है जब टेम्परेचर कम होगा। तो इन वेरिएबिलिटीज के कारण इन्होंने क्या किया, मीटर की जो डेफिनेशन है ना वो लाइट की फॉर्म में ले आए। अब लाइट की फॉर्म में कैसे लेके आए कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इतने सेकंड में। ठीक है, अब एक चीज नोट करो इसमें कि 1 सेकंड है मेरे पास। अब ये इतने सेकंड होते कितने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1 सेकंड लिखा, अब 1 सेकंड के ना मैंने पार्ट किए, बहुत सारे पार्ट किए। ठीक है, कितने पार्ट कर सकते हैं इसके, अगर मैंने 1 सेकंड के इतने पार्ट्स कर दिए, 299,792,458 पार्ट्स कर दिए, तो उनमें से सिर्फ एक पार्ट, वो एक पार्ट 1/299,792,458 होगा। ठीक है, आगे आपको समझ। यानी कि इसमें तो हम उतनी लाइनें लगा भी नहीं सकते, जितना नंबर इसमें है ना उतनी लाइन्स हम इसमें लगा भी नहीं सकते। इतनी लाइन्स है इसके अंदर। तो अगर हम उसकी इतनी लाइन्स लगा दें यहाँ पर और उसकी सिर्फ एक लाइन इसके बराबर होगी। ठीक है, तो आगे समझिए 1 सेकंड का कितना छोटा पार्ट है। इन्होंने बोला कि लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इतने सेकंड्स में, उसको बोलते हैं 1 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने एक इजी वाले वैल्यू क्यों नहीं ली। इजी वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें एक डेफिनेशन देनी है, हमें एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ना हम अप्रॉक्सीमेट काम नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम एक प्रॉपर जो हमारे पास वैल्यू थी वही लेकर चलेंगे। ठीक है, इस कारण से हम इसको नहीं ले सकते। 1 सेकंड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1 सेकंड इसके लिए बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी। 1 सेकंड की बहुत बड़ी टर्म कैसे होगी, देखो होता क्या एक्चुअली में कि लाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकंड। लाइट जो है ना 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है, 299,792,458 मीटर। एक्चुअल में 1 सेकंड में लाइट इतने मीटर चलती है। ठीक है, अब सोचो बहुत बहुत मीटर्स है, किलोमीटर में देखोगे अगर आप तो यहाँ पर पॉइंट आएगा तो किलोमीटर में भी बहुत ज्यादा किलोमीटर्स है। तो ये लाइट सिर्फ 1 सेकंड में कवर करती है। ठीक है, अब 1 सेकंड में अगर आप बोलो, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हम 1 सेकंड क्यों नहीं ले लेते। अगर मान लो कि हमने 1 सेकंड ले लिया तो कितने मीटर जाएंगे इसके अंदर, इसको काउंट करना तो मुश्किल हो जाएगा। हमें डेफिनेशन देनी है 1 मीटर की। ठीक है, 1 मीटर की डेफिनेशन देनी है हमें। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि 299,792,458 मीटर कवर होते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, लाइट के द्वारा। अगर 1 मीटर का निकालना हो, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि अगर हमारे पास बड़ी टर्म की कोई वैल्यू दी हुई है, अगर हम उससे छोटी टर्म की निकाल रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/299,792,458 सेकंड्स। तो यहाँ से 1 मीटर की ये डेफिनेशन आई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इन्होंने ये वाली टर्म क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट काम नहीं करना है, हमें एक डेफिनेशन देनी है प्रॉपर, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए हमें एक प्रॉपर जो वैल्यू आई है उसी को ही यूज करना होता है। ठीक है, फिर हमने 1 सेकंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा हमें। तो इस कारण से हमें सिर्फ 1 मीटर के हिसाब से ही काम करना है। तो 1 मीटर के हिसाब से इतने सेकंड ही बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एच ए।
हमें डायमेंशंस निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज ए। क्यूब जिसका एज ए है, ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि क्यूब कैसा होता है। ये हमने क्यूब बना दिया, इसका एक एज ए है, अगर हमें एक एज मिल गया तो यानी कि हमें सभी एजेस मिल चुके हैं, ठीक है। क्यूब में एक एज मिलना ही काफ़ी है, तो ये हमें सब कुछ मिल चुका है। जब हमें सब कुछ ए मिल चुका है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्चुअली होती क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है साइड का क्यूब, साइड क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद साइड क्या है? साइड यानी कि एज हो गया, एज क्या होता है? ए क्यूब, ठीक है। और एज क्या होता है? लेंथ ही है हमारे पास, ठीक है। एज क्या होती है? लेंथ होती है, तो यानी कि हम इसको एल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से डायमेंशंस क्या बनेगी? डायमेंशंस बनेगी m0 l3 t0। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। हमारे पास कोई स्फीयर है और स्फीयर में उसका रेडियस हमने ए माना हुआ है। जब ए उसका रेडियस है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपने 10th पे पढ़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हमें इसके डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस क्या होता है? जो भी हमें यूनिट इसमें दी गई है उसको डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है। 4/3 की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है, पाई की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है। देन हमारे पास है रेडियस। रेडियस क्या होता है? एक लेंथ ही होती है, यानी कि लेंथ क्यूब। तो इसकी डायमेंशंस क्या बन जाएगी? m0 l3 t0। अब देखो, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका एक तरीका और है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो। MOT लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली हम ज़्यादातर MLT की फॉर्म में लिखना प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ चुके हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए के। देन हमारे पास थर्ड पार्ट है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज ए टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। कहते हैं कि रेशियो निकालो, हमें रेशियो निकालनी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो हमने भी फर्स्ट पार्ट में निकाली है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है। इसी की वॉल्यूम के साथ हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक बार इसमें नोट कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसका एज क्या दिया है। एज हमें ए दिया था तो उसमें भी एल क्यूब आया था आंसर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, इसमें रेडियस भी ए दिया हुआ है तो इसमें आंसर क्या आया था? हमारे पास एल क्यूब भी आया था। तो यानी कि एल क्यूब और यहाँ पर एल क्यूब, दोनों की जो हम रेशियो निकालेंगे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 1:1, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि वॉल्यूम चाहे तुम क्यूब की निकालो चाहे तुम स्फीयर की निकालो, डायमेंशन सेम रहते हैं, ठीक है। क्वांटिटी अगर सेम है तो डायमेंशन सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सपोज यू आर टोल्ड दैट लीनियर साइज ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज बीन डबल्ड ओवरनाइट। कहते हैं सपोज कर लो कि आपको ये बताया गया हो कि किसी भी चीज़ का लीनियर साइज यानी कि उसकी लेंथ, लीनियर लेंथ जो होती है, ठीक है, वो क्या हो चुकी है? यूनिवर्स में ओवरनाइट में डबल हो चुकी है। यानी कि अगर मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, हमें ये मानना है कि रातों रात इस मार्कर की लेंथ डबल हो चुकी है, ठीक है। हम मार्कर का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक मार्कर है जिसकी लेंथ पहले हम लगा लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब ओवरनाइट में क्या हो चुका है? उसकी लेंथ बढ़कर डबल हो चुकी है, यानी कि अब ये मार्कर 14 सेंटीमीटर का हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइजेस विद अ मीटर स्टिक। कहते हैं कि क्या आप इसको टेस्ट कर सकते हो मीटर स्टिक के साथ मेजर करके, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात ये है कि अगर हर चीज़ का साइज बढ़ा तो मीटर स्टिक का भी साइज बड़ा होगा, ठीक है। मीटर स्टिक भी डबल होगी। तो यानी कि अगर पहले मीटर स्टिक हमें 7 सेंटीमीटर ये दिखा रही थी, तो अब जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा ना, तो देखो अगर पहले 1 और 2 का गैप इतना था हमारे किसी स्केल में, 1 और 2 का गैप इतना था, अब अगर रातों रात हर चीज़ डबल हो चुकी है, हर चीज़ का लीनियर साइज डबल हो चुका है, तो यानी कि अब क्या होगा कि हमें 2 यहाँ पर दिखेगा, अब वो डबल लेंथ पे दिखेगा हमें। तो यानी कि जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे ना तो तब भी हमें वो 7 ही दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, यानी कि हम 2 दुनिया में जी चुके हैं। एक था कि ओवरनाइट से पहले क्या था कि हमें चीज़ें नॉर्मल दिख रही थी, यानी कि 7 ही दिख रही थी। ओवरनाइट के बाद क्या हुआ? दिखने में तो हमें वो 7 दिख रही थी, लेकिन एक्चुअली में वो डबल हो चुका था, यानी कि 14 हमें 7 दिख रहा था, ठीक है। 14 हमें 7 दिख रहा था। तो आगे देखो, आगे कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। कहते हैं कि आप इसको टेस्ट कर सकते हो ये मान के कि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्पीड ऑफ लाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, बाकी लीनियर लेंथ सबकी बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखो एंड हैज नॉट चेंज्ड, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स आल्सो स्टार्ट रनिंग एट द हाफ द स्पीड। चलो ये तो बात की बात है, इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे कि अगर टाइम हाफ स्पीड से चलना शुरू हो जाए। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमें ये बताया गया है सपोज कि हम डिस्टेंस यानी कि लेंथ का एग्जांपल ले लो, ठीक है। डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट ले लिया हमने इसके अंदर और टाइम ले लिया, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं अर्थ के अराउंड ट्रैवल करने का, ठीक है। अर्थ के अराउंड हमें ट्रैवल करना है, हमें ये पता चल चुका है कि हर चीज़ का लेंथ बढ़ चुकी है, लीनियर लेंथ हर चीज़ की बढ़ चुकी है, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल ले लो रोड का, क्योंकि इसमें लीनियर लेंथ आएगी। आप रोड का एग्जांपल लो। एक्चुअली में रोड अगर 1 किलोमीटर की थी तो आपको पता है कि रातों रात इसकी लेंथ क्या हो चुकी है? 2 किलोमीटर हो चुकी है। अब जब 2 किलोमीटर इसकी लेंथ हो चुकी है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हो, तो इन्होंने क्या बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, उसमें कोई चीज़ नहीं आया। तो आपको ये मान के चलना है कि स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं आया।
अब एक चीज़ नोट करो इसमें कि पहले अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर था और स्पीड ऑफ लाइट थी 3 × 10⁸ इंटू टाइम भी अगर हमारे पास 1 था, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में मानकर चल रहे हैं और टाइम हमने मान लिया 1 सेकंड का, तब तो ये आंसर आएगा। अब हमारे हिसाब से क्या है कि जब हर चीज़ डबल हो चुकी है, यानी कि डिस्टेंस ही डबल हो चुका है। अब ये डिस्टेंस डबल हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि 6 × 10⁸ मीटर हो चुका है डिस्टेंस, ठीक है। रोड अब डबल हो चुकी है। जब रोड डबल हुई तो हमने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में कोई फर्क नहीं आया, स्पीड ऑफ लाइट में कोई फर्क नहीं आया, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट को उतना ही लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो चेंज क्या हुआ, यानी कि टाइम भी डबल हो गया, तभी तो आंसर हमारा बराबर आएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ नोटिस करी कि जब हम हर चीज़ की लीनियर लेंथ जब बढ़ चुकी है और स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही रहने वाली है, तो इसका मतलब टाइम डबल लगेगा, ठीक है, तभी इसका आंसर ये वाला आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या चला के चली है इसके अंदर, इन्होंने कि व्हाट विल हैपन अगर क्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स आल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ द स्पीड। अगर कहते हैं कि क्लॉक्स भी आधी स्पीड में काम करना शुरू कर दे, यानी कि जो 2 सेकंड आपको काउंट हुए दिखा रहा है ना, उसकी स्पीड भी आधी हो चुकी है, यानी कि वो तुम्हें 1 सेकंड ही दिखाएगा, ठीक है, यानी कि वो तुम्हें 1 सेकंड ही दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको डिस्टेंस में कुछ नोटिस ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से ये समझ आई कि ओवरनाइट में अगर हर चीज़ का डिस्टेंस डबल हो जाए और टाइम की जो स्पीड है वो हाफ हो जाए, तो आपको कुछ भी नोटिस नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए सब कुछ नॉर्मल रहेगा, आपको लगेगा कि कुछ बड़ा ही नहीं है, आपके लिए नॉर्मल एक लाइफ होगी कि जैसा पिछला दिन था वैसे ही अगला दिन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट्स। अगर कहते हैं कि सभी टर्म्स की सेम यूनिट हो, कोई इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, सपोज हमारे पास a + b + c = d है, और कहते हैं कि सभी टर्म्स की जो हमारे पास सभी टर्म्स की सेम यूनिट्स है, हर टर्म की यूनिट सेम है, जैसे कि इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, तो ऑब्वियसली जब वो प्लस होगा तो वो भी एक मीटर ही देगा, ठीक है। सभी यूनिट सभी टर्म्स की यूनिट सेम है, इज इट नेसेसरी दैट दे हैव द सेम डायमेंशंस। तो क्या नेसेसरी है कि सभी की सेम डायमेंशंस होगी? ऑब्वियसली सबकी सेम डायमेंशंस होगी, क्योंकि मीटर है, ये सभी लेंथ्स है, तो डायमेंशंस में हम सबको क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। तो यानी कि यस ये ट्रू है कि अगर यूनिट सेम है तो उसके डायमेंशंस भी सेम ही आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशंस। अगर कहते हैं कि सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम है, तो क्या ये नेसेसरी है कि सबकी यूनिट्स भी सेम होंगी? वो कैसे कि यानी कि आपको ये चीज़ पहले दी हुई है कि सभी की जो डायमेंशंस है वो सेम है। अब डायमेंशन सेम है और यूनिट्स भी सेम होंगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी ट्रू हो सकती, ठीक है। ट्रू क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लेंथ सपोज हमने यहाँ पे मीटर में लिखी है, यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखी है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है फुट में लिख दें, तो यानी कि अगर डायमेंशन सेम है तो यूनिट्स का सेम होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस डू दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल कंटेंट। अगर कहते हैं कि दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशंस सेम है तो हमें ये प्रूव करना है तो क्या वो फिजिकल कंटेंट भी सेम होगा, यानी कि जिसकी वो डायमेंशंस है तो क्या वो भी सेम होंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ कि प्रेशर का एग्जांपल, और एक हम लेते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आप लगा रहे हो। यानी कि अगर एक ओवरऑल एक वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया, एक 1 यूनिट वॉल्यूम ले ली, छोटा सा पार्ट ले लिया, आप देख रहे हो कि वहां पर एनर्जी कितनी लग रही है, क्योंकि होता क्या है कि जो बड़ा वॉल्यूम होता है ना, तो उसमें एनर्जी काउंट करना मुश्किल होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम पे निकाल लेते हैं कि उतने छोटे पार्ट में कितना लग रहा है। कि अगर एक में अगर मान लो 10 की एनर्जी लगेगी और ओवरऑल अगर वॉल्यूम 100 का है, ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम 100 का है और एक पार्ट में 10 की एनर्जी लग रही है, तो हम पूरे 100 पार्ट में कितनी लगेगी, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1000 की एनर्जी लगेगी। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करना ना ईजी हो जाता है, तो इस कारण से हम इसको पर यूनिट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब दोनों के डायमेंशंस निकालते हैं हम। फोर्स होता है mlt-2 अपॉन में है एरिया, एरिया को हम क्या बोलते हैं L², यानी कि जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L² ये ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ पर आएगा L-1 T-2। तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशंस आई है प्रेशर की। अब निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की यूनिट्स होती है वर्क डन वाली, एनर्जी की यूनिट्स होती हैं वर्क डन वाली, क्योंकि जो हम वर्क डन करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो एनर्जी लगा रहे हैं वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा ml2 T-2। आई होप आपको याद होगा कि हमने कैसे निकाला था इसको। एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स वाली डायमेंशन में एक लेंथ और जोड़ दो, तो ये बन जाएगा ml2 T-2। वॉल्यूम क्या होता है L3, ये तो हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब क्या होगा m, ये L3 ऊपर जाकर माइनस होगा, पावर्स माइनस होगी, तो बनेगा ml-1 T-2। अब नोट करो इसमें कि दोनों की डायमेंशंस तो सेम आ रही हैं,
ठीक है, डायमेंशंस दोनों की सेम है लेकिन फिजिकल कंटेंट अलग अलग है हमारे पास, तो यहाँ से तो रॉन्ग प्रूव हो जाता है ना। तो यहाँ से हमने ये पढ़ लिया कि अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशंस सेम होती है तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी फिजिकल कंटेंट भी सेम हो। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, इट इज डिजायरेबल दैट द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स बी इजीली अवेलेबल। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि इस यूनिट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमें इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इजीली अवेलेबल, इनवेरिएबल दूसरी बात क्या कि वेरिएबल नहीं होने चाहिए, यानी कि ये ना हो कि गर्मी में इसका जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और सर्दियों में इसकी लेंथ श्रिंक हो रही है, तो इनवेरिएबल भी होना चाहिए, वेरी नहीं करता होना चाहिए लेंथ इसका। इनडिस्ट्रक्टिबल में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिबल यानी कि उसका नाश हो जाए, लेकिन इंडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो उसका नाश नहीं होना चाहिए, तो इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि अगर मान लो किसी कारण से हमें दोबारा से रिप्रोड्यूस करना पड़ जाए उसको, तो इजीली वो रिप्रोड्यूस हो सके। ठीक है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड में हमें सब कुछ ऐसा चाहिए होता है। इफ वी यूज फुट ऑफ ए पर्सन, अगर कहते हैं हम पर्सन के पैर को यूज कर लें एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, अगर हम लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट की तरह पर्सन के पैर को यूज करें, विच ऑफ द अबव फीचर्स आर प्रेजेंट एंड विच आर नॉट, तो अबव जो फीचर्स बताइए उसमें से कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, उसमें कौन से नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फीचर्स लिख लेते हैं। फीचर्स है अवेलेबिलिटी, ठीक है, इनवेरिएबिलिटी, देन है इंडिस्ट्रक्टिबल एंड देन है रिप्रोड्यूसिबल। अब ये क्वेश्चन जो है रिप्रोड्यूसिबल, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बोर्ड्स के जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कैसा स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट जो आपको है एक्सेप्ट करना चाहिए, तो कौन सा हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो इजीली अवेलेबल हो, जो इनवेरिएबल हो, जो इंडिस्ट्रक्टिबल हो और जो रिप्रोड्यूसिबल हो। तो ये आपके 4 पॉइंट यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि पर्सन का फुट लेना शुरू कर दें, पर्सन का जो फुट है, किसी भी बंदे का हमने फुट ले लिया, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि उस फुट के हिसाब से हम लेंथ को मेजर करेंगे और उसी को हम स्टैंडर्ड मानेंगे। इस केस में दिक्कत क्या है, देखो कौन से पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे उसके लिए, ठीक है, कौन सी चीज हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी चीज नहीं अप्लाई कर सकते, वो मैं आपको बताता हूँ। फुट में देखो अवेलेबिलिटी तो है, ठीक है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन कब तक है, देखो अवेलेबिलिटी इसमें नहीं भी हो सकती। क्यों, एक पर्सन का अगर हम फुट लेकर चलेंगे, हर पर्सन का फुट अलग अलग होगा, ठीक है, उसकी लेंथ अलग अलग होगी। सपोज कि हमने एक पर्सन को मान लिया कि उसके फुट को हम एज ए यूनिट ऑफ लेंथ एज ए स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे, तो वो पर्सन एक बारी में एक ही जगह हो सकता है ना, हर जगह तो नहीं हो सकता, तो उसकी अवेलेबिलिटी की दिक्कत आएगी। ठीक है, यानी कि अवेलेबिलिटी नहीं होगी उसकी। इनवेरिएबिलिटी, चलो ये मान लेते हैं कि इनवेरिएबिलिटी होता है कि हमने एक पर्सन का जो फुट लिया वो वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, उसकी लेंथ कम ज्यादा नहीं होने वाली, तो उसको हम इनवेरिएबल मान लेते हैं। उसके बाद है इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, इंडिस्ट्रक्टिबल भी मान लेते हैं, ठीक है, इसका नाश, लेकिन नाश कभी ना कभी तो होगा। ठीक है, अब भगवान ना करे अगर उसकी डेथ हो जाए तो इंडिस्ट्रक्टिबल नाश तो हो चुका है ना उसके पैर का। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबल, अब रिप्रोड्यूसिबल तो नहीं हो पाएगा, भगवान ना करे उस पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो उसका फुट दोबारा से रिप्रोड्यूस थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाता है, यानी कि अवेलेबल कौन सा है, सिर्फ इनवेरिएबिलिटी, बाकी सब कुछ क्रॉस आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम पर्सन के फुट को, किसी भी एक पर्सन के फुट को हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सजेस्ट अ वे टू मेजर अ थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर। किसी भी पेपर की हमें थिकनेस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, वैसे ही पेपर लेंगे, हम उस पेपर की पाइल बना देंगे एक, ठीक है, 10 शीट्स को हमने पाइल अप कर दिया। अब हमने क्या करना है, उसकी लेंथ को मेजर करना है। सपोज कि उसकी लेंथ हमारे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर, सॉरी, हमने क्या किया, जिस शीट की हमने थिकनेस को निकालना है उस शीट के जैसे काफी सारी शीट्स को पाइल अप कर दो। पाइल अप करने के बाद उसकी लेंथ देख लो कि कितनी लेंथ, आप उसको हाइट बोल सकते हो कि आप उसकी हाइट देख लो कितनी ऊंचाई तक वो शीट्स जा चुकी है। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो 5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट हो चुकी है और आपने टोटल शीट्स कितनी रखी है, 20, ठीक है, आपने 20 शीट्स रखी और 5 सेंटीमीटर की लेंथ तक वो पहुंच चुका है, तो एक पेज की थिकनेस कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, टोटल 5 से उस 20 को डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा, जैसे इसको हम कटिंग करेंगे तो 1.4 आएगा, यानी कि 0.25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 0.25 सेंटीमीटर उस पेपर की थिकनेस है, तो ये ऐसे में निकालेंगे। सेकंड पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। अब सन और मून के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, सन और मून के बीच में डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास अगर ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर मून आ चुका है और यहाँ पर सन है, ठीक है, हमें पता है ना कि अर्थ जो है सन के आसपास रिवॉल्व करती है, ठीक है, अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है और जो मून है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। तो हमने कंडीशन ऐसे ली है कि मून जो है अर्थ के ऊपर है बिल्कुल 90 डिग्री पर और अर्थ सन के साथ यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ऐसे एंगल बनेगा, तो उसमें क्या होगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सन और मून के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हमें इसको निकालना है। जब इसको निकालेंगे हमें क्या पता है, अर्थ का सन से डिस्टेंस पता है, ठीक है, वो हम लिखेंगे। उसके बाद हमें अर्थ का मून से डिस्टेंस पता है, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस जब हम अप्लाई करेंगे उससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सपोज कि मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि ms का स्क्वायर इज इक्वल टू me² प्लस es², इसको हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ms क्या है, ये वाली लेंथ, ठीक है। पाइथागोरस, इसको थोड़ा सा भी डाउट है पाइथागोरस में, देख लो, पाइथागोरस ने ये बताया था कि आपके पास
कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें राइट एंगल के सामने जो लेंथ होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है, और ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप एंगल किसके हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। चलो वो बात का टॉपिक है, वो आपके मैथ्स का टॉपिक है। अभी आप इसमें ध्यान दो कि कोई भी इसमें से बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है। हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। इसको आप प्रॉपर एक याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। देन क्या होगा इसमें, पाइथागोरस ने बताया था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, और मोस्टली हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा ही होता है। तो सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों लेंथ के स्क्वायर के प्लस के बराबर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बताया था पाइथागोरस ने, वो आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपके पास मून और सन के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।